हाँ, सभी को सादर नमस्ते। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र 6 अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 1 में जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को पूरा करना हमारा दायित्व है। हमने इसकी ऑनलाइन अनेक तासिकाएं पहले ली थी, बीच में ऑफलाइन करने का सोचा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना का दूसरा लॉकडाउन शुरू होने वाला है। यानी कोरोना की जो दूसरी लहर आ रही है, उस लहर को अगर हम थोड़ा सा उससे बचना चाहते हैं तो फिर से इस प्रकार की तासिकाएं शुरू करना, आरंभ करना हमारे लिए अत्यावश्यक हो जाएगा। इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि हर रोज 9:20 पर आप उपस्थित होते रहिएगा। मैं पाठ्यक्रम फिर से शुरुआत करता हूं क्योंकि बहुत दिन हो गए। आप मुझे पता नहीं है आपने इसके पहले की कुछ तासिकाएं की थी या नहीं, लेकिन फिर से एक बार पाठ्यक्रम दोहराता हूं, तब आपको पता चल जाएगा कि हमें कितना बहुत काम करना है और प्रश्न पत्रिका का प्रारूप किस प्रकार है, और वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं अगर होती हैं अक्टूबर की तरह इस बार भी मार्च में, तो उसको हम किस प्रकार से करें, उसके उत्तर किस प्रकार करें। तो देखिए कि बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र हिंदी ऐच्छिक छठे प्रश्न पत्र का शीर्षक है प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 1। इसके अंतर्गत 4 शीर्षक हैं। पहला शीर्षक है हिंदी भाषा स्वरूप एवं विकास। दूसरा शीर्षक है हिंदी भाषा का मानकीकरण। तीसरा शीर्षक है देवनागरी लिपि उद्भव और विकास। और चौथा शीर्षक है प्रयोजन मूलक हिंदी। इसमें से पहले शीर्षक के अंतर्गत जो बातें हैं उसको मैं रिपीट करूंगा। पहला है उसमें हिंदी भाषा स्वरूप एवं विकास के अंतर्गत हिंदी नामकरण एवं विभिन्न रूप। दूसरा है भारतीय आर्य भाषा विकासात्मक सामान्य परिचय। तीसरा है हिंदी भाषा क्रमिक विकास। और चौथा है हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। ये सारी पीपीटी मैंने पहले ही डाल दिए हैं, मैं केवल पुनरावृत्त कर रहा हूं। फिर से कह रहा हूं कि पहले शीर्षक हिंदी भाषा स्वरूप और विकास के अंतर्गत फिर से 4 उपशीर्षक आते हैं, जिनमें पहला उपशीर्षक है हिंदी नामकरण एवं विभिन्न रूप। दूसरा उपशीर्षक है भारतीय आर्य भाषा विकासात्मक सामान्य परिचय। तीसरा उपशीर्षक है हिंदी भाषा क्रमिक विकास। और चौथा उपशीर्षक है हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। इसके उपरांत हम दूसरे शीर्षक की ओर जाते हैं। दूसरा शीर्षक है हिंदी भाषा का मानकीकरण। इसमें पहला उपशीर्षक है मानक भाषा संकल्पना एवं स्वरूप। दूसरा उपशीर्षक है भाषा मानकीकरण की प्रक्रिया एवं पद्धति। तीसरा उपशीर्षक है मानक भाषा के लक्षण एवं विशेषताएं। चौथा उपशीर्षक है मानक हिंदी स्वरूपगत लक्षण एवं विशेषताएं। पांचवा उपशीर्षक है मानक हिंदी संरचनात्मक लक्षण एवं विशेषताएं। और अंतिम उपशीर्षक है मानक हिंदी की विकास यात्रा। मैं फिर से दोहराऊंगा। हमारे अध्ययन का दूसरा शीर्षक है हिंदी भाषा का मानकीकरण, जिसमें पहला उपशीर्षक है मानक भाषा संकल्पना एवं स्वरूप। दूसरा उपशीर्षक है भाषा मानकीकरण की पद्धति एवं प्रक्रिया। तीसरा उपशीर्षक है मानक भाषा के लक्षण एवं विशेषताएं। चौथा उपशीर्षक है मानक हिंदी स्वरूपगत लक्षण एवं विशेषताएं। पांचवा उपशीर्षक है मानक हिंदी संरचनात्मक लक्षण एवं विशेषताएं। और अंतिम है मानक हिंदी की विकास यात्रा। तीसरा हमारा शीर्षक है देवनागरी लिपि उद्भव और विकास। इसमें पहला उपशीर्षक है भाषा और लिपि। दूसरा उपशीर्षक है लिपि तात्पर्य और विकास। तीसरा उपशीर्षक है देवनागरी लिपि उद्भव और विकास। चौथा उपशीर्षक है देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। और अंतिम है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और देवनागरी लिपि।
तीसरा शीर्षक फिर से कह रहा हूँ, देवनागरी लिपि उद्भव और विकास, जिसके अंतर्गत पहला उपशीर्षक है भाषा और लिपि। दूसरा उपशीर्षक है लिपि, तात्पर्य एवं विकास। तीसरा उपशीर्षक है देवनागरी लिपि उद्भव और विकास। चौथा उपशीर्षक है देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। और पांचवा उपशीर्षक है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में देवनागरी लिपि। चौथा शीर्षक है हमारे पाठ्यक्रम का प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसके अंतर्गत 3 उपशीर्षक आते हैं। पहला, प्रयोजन मूलक हिंदी, तात्पर्य एवं विशेषताएं। दूसरा, प्रयोजन मूलक हिंदी, परिभाषा एवं स्वरूपगत विशेषताएं। और तीसरा है प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग क्षेत्र एवं प्रयुक्तियां। फिर से कह रहा हूं, हमारा चौथा शीर्षक है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत पहला उपशीर्षक है प्रयोजन मूलक हिंदी, तात्पर्य एवं विशेषताएं। दूसरा है प्रयोजन मूलक हिंदी, परिभाषा एवं स्वरूपगत विशेषताएं। तीसरा है प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग क्षेत्र एवं प्रयुक्तियां। फिर से एक बार मैं ये पुनरावृत करूंगा। BA द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र 6 के का शीर्षक है प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 1, जिसके अंतर्गत 4 शीर्षक आते हैं। हिंदी भाषा स्वरूप एवं विकास। दूसरा शीर्षक हिंदी भाषा का मानकीकरण। तीसरा शीर्षक देवनागरी लिपि उद्भव और विकास। और चौथा शीर्षक है प्रयोजन मूलक हिंदी। आज हम प्रयोजन मूलक हिंदी इसके पहले टॉपिक के अंतर्गत हिंदी भाषा स्वरूप एवं विकास, इसके अंतर्गत जो पहला भाग है हिंदी नामकरण एवं विभिन्न रूप, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। लगभग हमारा आधा घंटा बाकी है, तो इस आधे घंटे में आप मनपूर्वक विशेष ध्यान लगा करके सुने। क्यों और नहीं सुना तो भी आपको दूसरा अवसर मिलेगा। वो ये अवसर मिलेगा कि इस तासिका की लाइव रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी यूट्यूब लिंक मैं आपको शाम तक शेयर कर दूंगा। उसको बार बार देखें, तब आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि पाठ्यक्रम में क्या है। तो पहला हम आरंभ करते हैं हिंदी भाषा स्वरूप एवं विकास के अंतर्गत का पहला उपशीर्षक, जो है हिंदी नामकरण एवं विभिन्न अर्थ। हिंदी भाषा का नामकरण भारत के प्राचीन नाम हिंद पर आधारित है। इसका अर्थ है भारत की, अर्थात भारत की भाषा। हिंद अधिक ई प्रत्यय लगा करके हिंदी शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है भारत की, अर्थात भारत की भाषा। हिंदी शब्द हिंद में इक प्रत्यय के योग से बनता है। ध्यान रहे, भारत और ईरान का अत्यंत प्राचीन काल से गहन संबंध रहा है। भारत और ईरान का अत्यंत प्राचीन काल से गहन संबंध रहा है। इस प्राचीन संबंध के कारण ही भारतीय सिंधु शब्द और सप्त सिंधव शब्द ईरान पहुंचे। ईरानी भाषा की यह विशेषता है कि इसमें स को ह कहा जाता है, इसलिए सिंधु शब्द से हिंदू शब्द बना और सप्त सिंधव से हप्त हिंदव शब्द बना। और भी उदाहरण हम देख सकते हैं कि संस्कृत शब्द सप्त को प्राचीन ईरानी भाषा अवेस्ता में हप्त कहा जाता है, जिससे हप्ता शब्द बना है। और असुर जो संस्कृत शब्द है, उसको प्राचीन अवेस्ता या प्राचीन ईरानी भाषा में अहुर कहा जाता है। इसी आधार पर सिंधु शब्द का हिंदू रूपांतरण ईरानी भाषा में हुआ और सप्त सिंधव का हप्त हिंदव हो गया। अवेस्ता बोलने वाले ईरानी लोग सिंधु नदी से संबंधित भूभाग को हिंदू या हिंद कहते थे। सिंधु नदी जो है उससे संबंधित भूभाग को हिंद कहते थे या हिंदू कहते थे। परंतु ये नाम कालांतर में संपूर्ण भारत के लिए, केवल सिंधु प्रदेश नहीं अपितु संपूर्ण भारत,
जो गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, दक्षिण भारत का प्रदेश है, इसके लिए भी हिंद शब्द का प्रयोग होने लगा। ईरानी सम्राट दारा के अभिलेखों में सर्वत्र भारत के लिए हिंदू शब्द का ही प्रयोग होता है। सुसा के राजमहल में स्थित एक अभिलेख में कहा है, पिरु शहिया इदाकृत हचाकुश उता हिंदोव उता ऋचा हर उतिया अरईय। फिर से पढ़ता हूं, पिरु शह्या इदाकृत ऋचा कुश उता हिंदोव उता ऋचा हर उतिया अयरीय। अब यहाँ हर उतिया शब्द है जो सरस्वती का ईरानी रूप है। अर्थात इस वाक्य का अर्थ है, राजमहल के लिए हाथी दांत कुश और कुश हिंदू अर्थात भारत से और हर उतिया मतलब सरस्वती नदी के समीपवर्ती प्रदेश से लाया गया है। अन्य ईरानी साहित्य में हिंदुश, हिंदू, हिंदुव आदि अनेक ऐसे शब्द प्रयोग मिलते हैं जो भारत के वाचक हैं। इसी हिंदू या हिंदव शब्द से आगे चल करके भारत के लिए हिंद शब्द विकसित हुआ। इस हिंद शब्द में इक प्रत्यय लगाने से हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति होती है। हिंदी शब्द का अर्थ ईरानी भाषा में हिंद या भारत की होता है। यूं तो हिंदी शब्द का प्राचीन अर्थ भारत का निवासी, भारत की वस्तु, भारत के पदार्थ आदि होता था। मिस्र में जो मलमल भारत से जाती थी उसको हिंदी कहा जाता था। अरबी और फारसी भाषा में भारत के अंतर्गत इस्पात की बनी हुई तलवार भी हिंदी कहलाती थी। मतलब हिंदी शब्द भाषा के अर्थ में पहले प्रयुक्त नहीं होता था, बल्कि जो भारत से मलमल ली जाती थी उसको हिंदी कहा जाता था। और भारत में बनी हुई तलवार, इस्पात की, लोहे की तलवार, उसको भी हिंदी कहा जाता था। मतलब हिंदी शब्द का अर्थ केवल भाषा नहीं है, अपितु हिंदी शब्द का अर्थ भारत की किसी भी वस्तु, कोई भी भारत की वस्तु अगर है तो उसका अर्थ हिंदी शब्द से ग्रहण किया जाता था। अंग्रेजी के प्रसिद्ध शब्दकोश हॉब्सन जॉब्सन शब्दकोश में हिंदी शब्द भारत के निवासी मुसलमानों के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब ऐसे मुसलमान जो भारत में रहा करते थे उनको हिंदी कहा जाता था। उन्होंने हॉब्सन जॉब्सन कोश में प्रसिद्ध प्राचीन कवि अमीर खुसरो की एक पंक्ति उद्धृत की है जिसमें लिखा है कि बादशाह ने हिंदुओं को तो हाथी के पैरों तले कुचलवा डाला, किंतु जो मुसलमान हिंदी थे वे सुरक्षित रहे। भारत में भी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक विदेशी विद्वान अल बेरूनी ने 11वीं शताब्दी में लिखित अपनी पुस्तक अल हिंद में किया है। उसके उपरांत सन 1333 में इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक भारत यात्रा में एक स्थान पर लिखा है, तारक नगर की कुछ दीवारों पर हिंदी में नाम खुदे हुए थे। यद्यपि इन विद्वानों का हिंदी से तात्पर्य उस समय की भाषा संस्कृत से था। मतलब हिंदी यह शब्द भाषाई अर्थ में सबसे पहले संस्कृत भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तथापि इसी समय के आसपास उत्तर भारत, विशेषतः दिल्ली के आसपास की जनभाषा हिंदी, हिंदुवी, हिंदवी इत्यादि नामों से जानी जाती थी, जिसका अभिप्राय स्पष्टतः आज की खड़ी बोली से है। खड़ी बोली जो दिल्ली और हरियाणा के आसपास बोले जाने वाली बोली थी, हिंदी की एक बोली थी। इसका प्रमाण 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खुसरो द्वारा रचित फारसी हिंदी शब्दकोश खालिक बारी से मिलता है, जिसमें उन्होंने अनेक स्थानों पर ब्रज हरियाणवी मिश्रित खड़ी बोली को हिंदवी या हिंदी कहा है। उदाहरण के रूप में, खंजरो शमशीरो समस्ता मस्त तेग, हिंदवी खांडा कहावे उन्मन मेघ। अर्थात जिसको फारसी भाषा में खंजर, शमशीर और तेग कहा जाता है उसे हिंदवी में खड्ग या खांडा कहा जाता है, और जिसे फारसी में उन्मन कहा जाता है, बादल कहा जाता है, उसको हिंदी में मेघ कहते हैं। दूसरा उदाहरण है, कोह दर हिंदी पहाड़ आमद थकी। अर्थात
फारसी कोह शब्द का हिंदी पर्याय पहाड़ है, अर्थात पहाड़ को फारसी में कोह कहा जाता है। सन 1424 में शरफुद्दीन शकरगंज द्वारा रचित जफरनामा में उल्लेख किया है राव हिंदी। उन दिनों हिंदी, हिंदुई या हिंदवी शब्द प्रायः समस्त उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में प्रयुक्त जनभाषा के लिए अभिप्रेत था। साथ ही साथ ब्रजभाषा, अवधी भाषा, मैथिली भाषा, ये जो जिनमें काव्य लिखे जाते थे, मतलब ये जो काव्य भाषाएं थी, ब्रजभाषा, अवधी और मैथिली जैसी काव्य भाषाएं थी, वे केवल भाखा या भाषा कहलाते थे। मध्य युग के प्रारंभ से ही संस्कृत के समानांतर जन सामान्य में प्रयुक्त हिंदी को भाषा कहा जाने लगा था। इस बात के अनेक प्रमाण मिलते हैं, जैसे कबीर ने कहा है, संस्कृत कबीरा कूपजल भाषा बहता नीर। उसके उपरांत मलिक मोहम्मद जैसी लिखते हैं, लिखी भाषा चौपाई कहो। तुलसीदास लिखते हैं, भाषा भणिति मोर मति थोरी। अब इनमें कबीर ने प्रयुक्त किया हुआ भाषा शब्द, मलिक मोहम्मद जैसी ने प्रयुक्त किया हुआ भाषा शब्द, या फिर तुलसीदास ने प्रयुक्त किया हुआ भाषा शब्द, इन सब से उन भाषाओं को लिया जाता था जिनको अवधी या ब्रजभाषा या मैथिली भाषा कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में पटियाला के कथावाचक रामप्रसाद निरंजनी ने संस्कृत ग्रंथ योग वासिष्ठ का हिंदी में अनुवाद करके उसे भाषा योग वासिष्ठ नाम दिया, मतलब हिंदी के लिए भाषा शब्द का प्रयोग किया। 19वीं शती के मध्य तक कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी अध्यापक भाषा मुंशी कहलाते थे, किंतु दूसरी ओर अधिकांश मुस्लिम लेखकों ने इसे हिंदुई या हिंदवी के नाम से संबोधित किया, जो बाद में परिवर्तित होकर के हिंदी रह गया। इस संबंध में अमीर खुसरो रचित खालिकबारी का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, जैसे खड्ग और मेघ के शब्दों के उल्लेख में। 15वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी ने भाषा और हिंदवी को अलग कहा है, अलग अलग करते हुए कहा है, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जैसी आही, अर्थात तुर्की एक अलग भाषा है, अरबी एक अलग भाषा है, हिंदवी एक अलग भाषा है, और भाषा भी एक भाषा है जिसको हम ब्रज भाषा कहते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक अन्य सूफी कवि नूर मोहम्मद ने तो स्पष्टतः हिंदी शब्द का प्रयोग इसी हिंदवी शब्द के अर्थ में किया है। वे कहते हैं, काजो बहुतय हिंदी भाख्यो, ये पहली बार हिंदी शब्द प्रयुक्त हुआ है। कालांतर में अंग्रेजों की शिक्षा नीति और भाषा नीति के विभिन्न पड़ाव पार करती हुई उत्तर पश्चिम भारत की जनभाषा का नाम हिंदी रूढ़ हो गया, जिसमें ब्रजभाषा, अवधी आदि बोलियों का मिश्रण था और जिसका उद्गम स्रोत सीधे संस्कृत से जुड़ जाता था। देखिए, यह हमारे हिंदी भाषा स्वरूप इस पहले टॉपिक का पहला उपशीर्षक हिंदी नामकरण यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हम अगले टॉपिक की ओर जाएंगे, जिसका शीर्षक है हिंदी के विभिन्न रूप या शैलियाँ। हिंदी के विभिन्न रूप और शैलियाँ। हमारे अभी 9 मिनट बाकी हैं, उसमें से एक आध शैली हम पूर्ण करने का आज प्रयास करेंगे। शैली से अभिप्राय भाषा प्रयोग में अपनाई गई शब्दावली के स्रोत एवं स्तर विशेष के व्यावहारिक रूप से है। किसी भाषा स्रोत एवं भाषा स्तर का संबंध उसके प्रयोक्ता तथा सामाजिक वर्ग से होता है। जैसे पाठशाला में पढ़ाने वाला हिंदी अध्यापक, रात दिन मेहनत करने वाला मजदूर तथा एक व्यापारी, ये तीनों, मतलब अध्यापक हो, मजदूर हो या व्यापारी हो, ये तीनों समाज के अलग अलग स्तर से आते हैं, इसलिए उनकी भाषा का स्तर भी अलग अलग होगा। मतलब उनकी भाषा का स्तर एक नहीं होगा, अलग अलग होगा। इन तीनों के द्वारा अपनाई जाने वाली शब्दावली में कम ज्यादा भेद होगा। यह भेद या अंतर इसलिए होता है कि ये तीनों वक्ता समाज के भिन्न भिन्न स्तरों से आते हैं।
भिन्न भिन्न वर्गों से संबंधित है और उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा का संबंध जीवन के और समाज के सभी पहलुओं से है। वह किसी एक प्रयोक्ता के संप्रेषण माध्यम के रूप में बंध करके नहीं रह सकता। उसका वास्तविक विकास पूरे समाज के साथ चलने में निहित है। समाज के विकास का अपना एक ढंग है। भाषा उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य है। परिस्थिति, प्रयोजन एवं संदर्भ के अनुसार किसी भाषा की अलग अलग शैलियों का विकास स्वाभाविक रूप से संबंध है। मतलब देखिए कि जहाँ तक किसी भाषा के शब्द का स्रोत हो या वर्ग का स्रोत हो या समाज का स्रोत हो, उसके आधार पर भाषा की, एक ही भाषा की अलग अलग शैलियां बन सकती हैं, अलग अलग स्टाइल्स बन सकते हैं। हिंदी भारत के एक बहुत बड़े भूभाग की व्यावहारिक, संपर्क, शैक्षणिक तथा साहित्यिक भाषा है, किंतु धार्मिक प्रवचन, चुनावी भाषण एवं मनोरंजक कार्यक्रमों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी एक जैसी नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग हो सकती है। मतलब एक जैसी ऐसे नहीं होती, बिल्कुल उसके रूप अलग अलग होते हैं, उसकी शैलियां अलग अलग होती हैं। जैसे किसी एक सामाजिक वर्ग में हिंदी की कोई एक शैली प्रयुक्त होती है तो दूसरे वर्ग में दूसरी शैली प्रयुक्त होती है। इसी प्रकार किसी विषय, एक विषय जैसे धर्म, शिक्षा, साहित्य के प्रतिपादन या संप्रेषण के लिए जिस प्रकार की शैली अपनाई जाएगी, दूसरे विषय में जैसे व्यापार, फिल्म, चुनाव, टेलीविजन इत्यादि में उससे अलग शैली का प्रयोग किया जाएगा। स्वाभाविक है। इस दृष्टि से हिंदी की कई शैलियां हो सकती हैं, परंतु विद्वानों ने हिंदी की केवल 4 शैलियां मानी हैं। एक संस्कृतनिष्ठ हिंदी, दूसरी उर्दू, तीसरी दक्षिणी और चौथी हिंदुस्तानी। फिर से कहता हूँ, हिंदी की जो 4 शैलियां मानी है वैज्ञानिकों ने, उन 4 शैलियों में पहली शैली आ जाती है, वह यह है, पहली शैली है संस्कृतनिष्ठ हिंदी, दूसरी दक्षिणी, तीसरी उर्दू या रेख्ता और चौथी हिंदुस्तानी। इन शैलियों के अतिरिक्त भी छोटी मोटी और शैलियां हो सकती हैं, जैसे बम्बईया हिंदी, जैसे कलकतिया हिंदी, जैसे मद्रासी हिंदी, जैसे बागवानी हिंदी, जैसे फिल्मी हिंदी वगैरह वगैरह। परंतु मानकता के आधार पर ये 4 शैलियां ही, मैं फिर से कह रहा हूं, संस्कृतनिष्ठ हिंदी, दक्षिणी हिंदी, उर्दू या रेख्ता और चौथी हिंदुस्तानी, ये 4 शैलियां प्रमुख आ जाती हैं। इन 4 शैलियों को अगर हम विशेषता से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो हम एक एक शैली को आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। हमारे अभी मेरे ख्याल से 10 बजने में अभी 14 मिनट बाकी हैं। हम बराबर 9:55 में ये तासिका समाप्त करेंगे। तो हम पहली शैली की ओर जाते हैं, जिस शैली का नाम है संस्कृतनिष्ठ हिंदी। संस्कृतनिष्ठ हिंदी वास्तव में हिंदी के उस परिष्कृत और परिमार्जित रूप का नाम है जिसमें उर्दू, फारसी शब्दों का अधिक समावेश नहीं होता। हिंदी के इस शुद्ध रूप को परिष्कृत, परिनिष्ठित, संस्कृतनिष्ठ या मानक हिंदी कहा जाता है। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा दैनंदिन व्यवहार की और कार्यकलाप की महत्वपूर्ण भाषा थी। यह वह समय था जब छोटे बड़े किंतु बिखरे हुए राज्यों को ही राष्ट्र कहा जाता था। उस समय सभी राज्यों में राजभाषा के रूप में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होता था। देश की भौगोलिक, राजनैतिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार उस समय स्थानीय भाषाओं और बोलियों का अलग अलग होना स्वाभाविक था, परंतु सभी क्षेत्रीय बोलियां या शैलियां भिन्न भिन्न होकर भी संस्कृत के प्रभाव से अछूती नहीं थे। गुप्तकालीन मतलब स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य वगैरह, उस गुप्तकालीन पत्रलेखों में, कानूनों में, नियमों में तथा शासन एवं प्रजा से संबंधित अभिलेखों में संस्कृत का ही प्रयोग होता था। और ये वो सिद्ध करता है कि प्रशासनिक कार्यों में भी संस्कृत प्रयुक्त होती थी, संस्कृत का प्रचलन था। भारत के प्राचीन धर्मग्रंथों में शैक्षिक और सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक साहित्य की प्राण भाषा संस्कृत रही है। अतः
वैदिक काल से लेकर के मुगल काल तक या मुगलों के शासन काल तक संस्कृत ही हमारी राजभाषा रही, राष्ट्रभाषा भी रही। आज भी विद्वान लोग संस्कृत साहित्य को राष्ट्रीय साहित्य कहते हैं। ऐसी राष्ट्रव्यापी भाषा का हिंदी भाषा पर प्रभाव अवश्यंभावी है, स्वाभाविक है। संस्कृत भाषा को भारतीय भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने वाली यह भाषा शिक्षा का माध्यम भी रह चुकी है। गुरुकुलों में इसी माध्यम से पढ़ाया जाता था। हिंदी भाषा तथा साहित्य पर संस्कृत के अविराम प्रभाव को देखा भी जा सकता है। मतलब किसी काल सीमा में नहीं बांटा जा सकता। मतलब कल की हिंदी पर संस्कृत का प्रभाव था, आज की हिंदी पर संस्कृत का प्रभाव नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब आदिकाल से ही संस्कृत भाषा का हिंदी भाषा पर प्रभाव रहा है। वो किस किस रूप में हुआ है देखिए, चाहे वो अपभ्रंश पर भाषा पर प्रभाव रहा हो, पाली भाषा पर प्रभाव रहा हो, प्राकृत भाषा पर प्रभाव रहा हो, अपभ्रंश भाषाओं पर प्रभाव रहा हो, या आधुनिक भाषाओं पर प्रभाव रहा हो, शैली पर प्रभाव रहा, शब्दावली पर प्रभाव रहा, भाषिक साम्राज्य पर संस्कृत का प्रभाव है, काव्यों पर संस्कृत का प्रभाव है, आलोचना या समीक्षा पर संस्कृत का प्रभाव है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो हिंदी भाषा के जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं, उन सभी क्षेत्रों पर संस्कृत भाषा का अविराम प्रभाव हमें देखने को मिलता है। हिंदी के भक्ति साहित्य पर, हिंदी के रीति साहित्य पर, हिंदी के आधुनिक साहित्य पर भी, विशेष करके काव्य साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव दिखाई देता है। संस्कृत पर उसकी निष्ठा दिखाई देती है। कथा, उपन्यास, काव्य, सुक्तियां, कहावतें और यहाँ तक कि छंदों, अलंकारों पर भी संस्कृत का प्रभाव पूर्णतः दिखाई देता है। संस्कृत की समृद्धि को हिंदी में पैतृक संपत्ति के रूप में ग्रहण किया जाता है। संस्कृत की भूमिका भारत के संविधान में भी मान्यता प्राप्त अन्य सभी भाषाओं के, क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण रही है। मतलब जिस प्रकार से संविधान की जो 22 भाषाएं हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में, चाहे वो असमिया हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, तमिल हो, तो इन सभी भाषाओं पर, कश्मीरी हो, डोगरी हो, बोडो हो, इन सभी भाषाओं पर भी संस्कृत का प्रभाव दिखाई देता है। तो फिर हिंदी पर तो होगा ही। और इन सभी भाषाओं का अगर हमें विकास करना है तो हमें संस्कृत के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। हमें संस्कृत के प्रभाव को ग्रहण करना ही पड़ेगा। संस्कृतनिष्ठ हिंदी से तात्पर्य ऐसी हिंदी है जिसमें संस्कृत के प्रति निष्ठा अधिक हो, अर्थात संस्कृत भाषा के तत्सम शब्द, उसके व्याकरणिक अवयव, उसका शैली गांभीर्य तथा रचना विधान आदि का पर्याप्त प्रभाव ही नहीं, समावेश भी हो हिंदी में। हिंदी में अयोध्या सिंह प्रसाद उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, छायावादी कवि जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला महादेवी वर्मा, या छायावादोत्तर कवि जैसे नागार्जुन, इन सभी के साहित्य पर संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग देखा जा सकता है, संस्कृत का प्रभाव देखा जा सकता है। और इन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी का बड़ी सहजता से प्रयोग किया है। हिंदी भाषा का संस्कृत निष्ठ होना एक दृष्टि से उसके गांभीर्य वहन का परिचायक भी कहा जा सकता है। दूसरी ओर उसे क्लिष्टता का नाम देकर अवांछनीय माना जाता है। हिंदी भाषा का व्याकरण भले ही हिंदुस्तानी स्तर का हो, किंतु उसकी समृद्धि, शब्द भंडार का विस्तार तथा राष्ट्रभाषा का स्वरूप उसे संस्कृत के अपार तत्सम शब्दावली को ग्रहण करने पर ही मिल सका है। संस्कृत की धातुओं, समासों, उपसर्गों और प्रत्ययों की सहायता से हिंदी ने जो शब्द निर्मित किए हैं वे केवल संस्कृत भाषा के विपुल भंडार के कारण ही उपलब्ध हो सके हैं। हिंदी ने संस्कृत से मनसा वाचा कर्मणा येन केन प्रकारेण सामान्यतया मुख्यतया हठात संयोगवशात मम तव आदि कितने ही रूप यथावत ग्रहण किए हुए हैं। संस्कृत के 80% शब्दों का हिंदी शब्दकोश में आ जाना हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने में सहायक हो जाता है। संस्कृत निष्ठता की यह परंपरा हिंदी में अपभ्रंश से ही नहीं अपितु डिंगल, पिंगल तथा मध्यकालीन
सुधुक्कड़ी भाषा में भी दृष्टिगोचर होती है। मध्यकाल में कई कवियों ने संस्कृत के शब्दों को तद्भव रूप दे डाला, तत्सम शब्द से तद्भव रूप दे डाले, जैसे कृष्ण का कान्हा, किशन, किष्णु, कन्हैया वगैरह वगैरह। तुलसीदास ने संस्कृत के बहुत से शब्दों का प्रयुक्त किया है। खड़ी बोली के आरंभ में तो प्रधानता संस्कृतनिष्ठ हिंदी के समर्थकों की ही रही थी। छायावादी युग में संस्कृत शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। छायावादी युग में संस्कृत शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। आज भी हिंदी साहित्य में बौद्धिकता का आग्रह के कारण संस्कृत शब्द भंडार की प्रमुख अनिवार्यता हो गई है। आज तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी ही परिनिष्ठित या मानक हिंदी मानी जाती है। आजकल सामान्यतः यह धारणा बन गई है कि संस्कृत कुछ गिने चुने शिक्षित लोगों की भाषा बनकर रह गई, इसलिए उसे मृत भाषा भी कहा जाता रहा है, परंतु यह ठीक नहीं है। संस्कृत का व्याकरण क्लिष्ट होना भी इसका कारण नहीं है, क्योंकि ग्राम्य भाषाओं के व्याकरण तो संस्कृत से भी क्लिष्ट दिखाई देते हैं। मूल बात यह है कि संस्कृत आज लोक व्यवहार की भाषा नहीं रही, लोक प्रचलन की भाषा नहीं रही। हिंदी में संस्कृत से शब्द लेना बुरी बात नहीं है, परंतु हिंदी को संस्कृत ही बना देना हिंदी भाषा के विकास के लिए बाधक हो सकता है। संस्कृत जैसी अन्य भाषाओं से शब्द लेना भाषा को समृद्ध तो करता है, किंतु किसी एक भाषा को अन्य भाषा का प्रतिरूप बना देना उचित भी नहीं है। कुछ उदाहरण हम देखते हैं जो संस्कृतनिष्ठ हिंदी के हैं। पहले हम एक गद्य का उदाहरण देखेंगे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा हुआ है। ऐसी कठिन और भीषण ग्रीष्म ऋतु में भी जो श्री वृंदावन की लीला में भीगे रहते हैं और प्रेम में जिसके तेज से फुहारे चलते हैं, वे शीतल चित्त रहते हैं, क्योंकि सच वृंदावने गुणेर वसंत इव लक्ष्यते। लिखा है, यही ग्रीष्म ऋतु श्री वृंदावन में वसंत ज्ञात होती है। दूसरा उदाहरण एक पद्य का लेते हैं। मैथिलीशरण गुप्त जी की पंचवटी इस काव्य संग्रह से कुछ पंक्तियां हैं। गुरुजन परिजन सब धन्य ध्येय हैं मेरे, औषधियों के गुण विगुण ज्ञेय हैं मेरे, वन देव देवियां आतिथेय हैं मेरे, प्रिय संग जहां सब प्रेय श्रेय हैं मेरे। एक अन्य काव्य पंक्ति आपके सम्मुख प्रस्तुत है, सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, निर्मित सबकी तिल सुषमा से, तुम निखिल सृष्टि में चिर निरूपम। एक अन्य छायावादी कवि की गद्य भाषा देखिए। जयशंकर प्रसाद जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। विश्लेषणात्मक तर्कों से और विकल्प के आरोप से मिलन न होने के कारण आत्मा की मनन क्रिया जो वांग्मय रूप में अभिव्यक्त होती है, वह निस्संदेह प्राणमयी और सत्य के उभय लक्षण, प्रेय और श्रेय दोनों से परिपूर्ण होती है। एक अन्य काव्य पंक्ति जो छायावादोत्तर कवि ने लिखी है, एक नागार्जुन नाम के कवि हैं, उनकी 4 पंक्तियां आपके सम्मुख रख करके आज की इस तासिका को हम समाप्त कर देंगे। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो आज हमने यहाँ संस्कृत निष्ठ हिंदी इस पहली शैली को परिसमाप्त किया है। कल फिर 9:20 से 10 बजे तक फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।